नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और ये रहेगा आपका भाग 4। इसमें भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा जिसके तहत आज बात की जाएगी खिलजी वंश की। तुगलक वंश इससे पहले वाले भाग में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, खिलजी और तुगलक सुल्तानों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा हुआ है, सम्राटों ने सैन्य कमांडरों को परगना नामक विभिन्न आकारों के क्षेत्रों के राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया था। तो परगना उस समय देखने नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर देखने मिलता था इक्ता, या फिर इसे बोलते थे मुक्ति। तो ये हो जाता आपका गलत। और इक्ता होता क्या था कि इक्ता ये जो सिस्टम था, इक्तेदारी सिस्टम या बोला जाता था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या होता था कि इक्ता जो होता था उसको भूमि दी जाती थी, और उस भूमि से वो बोल सकते हैं अपने सैन्य खर्चे क्या करता था, निपटाता था, सैन्य खर्चे चलाता था। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा देखो, मुक्तियों का कर्तव्य सैन्य अभियानों को नेतृत्व करना था, बिल्कुल सही है। मुक्तियों का काम ही होता था, ये इक्ता बोल सकते हो आप। और कानून व्यवस्था बनाए रखना था, ये बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए, इक्ता कहा जाता था, भूमियों को क्या कहा जाता, इक्ता कहा जाता, और उसको धारण करने वाले व्यक्ति को इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। इक्ता आपने दिमाग में रखना भूमि से। अच्छा, मुक्तियों का कर्तव्य क्या था, सैन्य अभियान चलाते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका काम था। अच्छा, अगर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसके समय ये जो दौर था इल्तुतमिश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कैसा था, थोड़ा सा सख्त था। तो ये आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि की जांच के लिए राज्य द्वारा लेखाकारों की एक नियुक्ति की जाती थी ताकि वो भ्रष्टाचार न कर पाए, और मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित ही कर सकते थे, वसूल कर सकते थे, और सैनिकों की आवश्यक संख्या ही अपने पास रख सकते थे ताकि विद्रोह ना हो। यह आपने दिमाग में रखना है। अच्छा, फिर एक चीज़ आपने दिमाग में रखना है कि स्थानीय जो सरदार होते थे कि कर लगाने के अधिकारों को रद्द कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय, और उन्हें करों का भुगतान करने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर इस शासन काल में जो देखने मिलता है, करों के 3 प्रकार देखने मिलते हैं। एक होता है खराज, जो खेती पर लगाया जाता था, किसान की उपज का लगभग 50%। ये सबसे ज़्यादा देखने मिलता है किसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ज़्यादातर शासकों के टाइम पे 1/3, 1/4, 1/6 ये कुछ कर व्यवस्था होती थी, पर सर्वाधिक पाई गई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। फिर भी किसान खुश होते थे, क्योंकि जो मीडिएटर होते थे, जो बीच में दलाल होते थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, पूरी तरीके से हटा देते हैं मार्केट से। मवेशियों पर कर लगाया जाता और घरों पर कर लगाया जाता। खिलजी वंश की अगर बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल है। 3 प्रमुख सुल्तान देखने मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका अलाउद्दीन खिलजी। उनसे पहले आते हैं आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो उनके चाचा या बोल सकते हैं उनके कौन थे, ससुर थे। सर्वाधिक विकास होता है सल्तनत का, बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये आप याद कर सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का एक दक्षिण अभियान भी होता है, दक्षिण की तरफ भी वो क्या करते हैं, कूच करते हैं। और यहाँ पर बोल सकते हैं उनके कमांडर इन चीफ रहते हैं अमीर खुसरो, नहीं मलिक कफूर। अमीर खुसरो तो पोइट रहते हैं। मलिक कफूर ने यहाँ पर क्या किया था आपका, खासकर जो होयसल वाला रीजन था यहाँ पर, और आपका बोल सकते हैं पांड्य वाला रीजन था यहाँ पर, और आपका देववीर वाला रीजन था बीच में। तो यहाँ पर क्या चलाते हैं, सैन्य अभियान चलाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं खिलजी वंश की। तो गुलाम वंश की समाप्ति के बाद 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, और ये आए थे आपके अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की बोल सकते हैं एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, आप ये जरूर नाम याद रखना, हेलमंद नदी। तो वहाँ पर ये जनजाति आपकी निवास करती थी, और खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। अच्छा, ये सरहारा वर्ग से थे, और याद रखना कि ये क्या करते थे, धर्म और उलेमा के महत्व को करते हैं आपका अस्वीकार कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्यारोहण होता है मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में क्रांति का प्रतीक था। यहाँ से लिखने लायक एक ही चीज़ है कि ये थे कहाँ के, तो ये थे आपके कहाँ, अगर अब बोल सकते हैं, अगर बोला जा सकता है तो ये जाति थी आपकी, ये जनजाति थी आपकी अफगानिस्तान से संबंधित। 1290 से लेकर 1320 तक का काल, केवल 30 साल ही इस वंश का शासन रहा, जिनमें से प्रमुख था अगर देखा जाए तो 20 साल अकेले तो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कर दिया था। तो कुछ बोल सकते हैं जो बाद के शासक होते हैं कुछ खास नहीं रहते। तो बात करते हैं खिलजी वंश के पहले संस्थापक की, तो बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अच्छा, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अगर बात करें तो पहले शासक हैं, और किलो खरी को अपनी क्या करते हैं, राजधानी बनाते हैं। अंतिम शासक रहता है, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है वो रहता है सुल्तान कैकुबार। उसने क्या किया था, किलो खरी का जो किला था वो बनवाया था, ये है आपका दिल्ली में।
और सुल्तान कैकुबादी क्या करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इनके अंदर काम करता था, अंडर में काम करता था, उसे शाइस्ता खां की उपाधि देता है। बाद में जाके क्या होता है कि कैकुबाद की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। पर होता क्या है कि 6 साल बाद ही जलालुद्दीन की हत्या उसका भतीजा और जो उसका दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी, ये कड़ा के निकट, कड़ा एक जगह इलाहाबाद में, वहाँ पर कर देता है। होता ये कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी लूट के आता है। देवगिरी आपका महाराष्ट्र में, इसका बाद में नाम पड़ता है दौलताबाद। दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद। तो इसे लूट के आता है, पर इसकी जानकारी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं देता। तो अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में बुलाता है किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आमंत्रित करता है और वहीं पर उनके कर देता है, हत्या कर देता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बनते हैं और इनके बचपन का नाम रहता है अली गुरशप। ये आपने याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जाता है। खलीफा की सत्ता को ये मान्यता देते हैं और यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करते हैं। इन्हीं के समकालीन रहते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इन्होंने एक बोल सकते हैं किताब लिखी थी जिसका नाम था खजाइनुल फतू। ये किताब पेपर में पूछी गई है अभी उत्तराखंड के किसी पेपर में, आई थिंक पीसीएस था कि लोअर पीसीएस था, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये किताब पूछी गई थी खजाइन उल फतू। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। और उसी किताब में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान बताते हैं, एक भाग्यवादी व्यक्ति और जनता का चरवाहा कहा जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके शासनकाल में देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं और इससे निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाते हैं। एक आता आपका लौह रक्त नीति। लौह रक्त नीति ज़्यादातर ये पूछी जाती, अलाउद्दीन खिलजी की रक्त और तलवार नीति नहीं पूछी जाती, लौह रक्त नीति पूछी जाती है। तो ये पूछी जाती है, आपने याद रखना, बलबन की थी। ये आपका बोल सकते हैं गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। तो ब्लड आयरन थ्योरी बोल सकते हो इंग्लिश में अगर बोलना है तो, ब्लड आयरन थ्योरी। तो इसके प्रणेता कौन थे, आपके बलबन थे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी एक गुप्तचर पद्धति को भी क्या करते हैं, अपनाते हैं, याद रखना। ये आपने याद रखना कि पहली बार जो देखने को मिलता है बड़े पैमाने पर गुप्तचर प्रणाली, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही देखने को मिलती है। और उसके लिए एक बोल सकते हैं मुख्य अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम रहता है वरीद मुमालिक। ये आपने याद रखना है। दूसरा कि एक आपका बोल सकते हैं आर्थिक मामलों की देख रेख के लिए एक विभाग की स्थापना करते हैं, दीवानी रियासत की। और इसके लिए क्या, मलिक याकूब को चुनते हैं दीवानी रियासत, जिसमें क्या होता है कि बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए इस विभाग को बनाया गया था, दीवानी रियासत। तो एक आपने याद रखना है कि वरीद मुमालिक, ये क्या होता था, गुप्तचर प्रणाली थी, उसका अधिकारी कौन होता था, वरीद मुमालिक होता था। दीवानी रियासत मैंने बता दिया क्या था कि बाजार पर जो बोल सकते हैं नियंत्रण रखना था और नाप तोल का निरीक्षण करना था, ये क्या था, दीवानी रियासत विभाग का काम होता था। और कौन थे, मलिक याकूब इस पद पर थे। अच्छा, उसके अलावा परवाना नवीस नामक अधिकारियों को भी परमिट दिया जाता है। सहनाई मंडी कई बार पूछा जाता है, तो खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था सहनाई मंडी। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जो सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट करता है और बड़े लेवल पर स्थायी सेना रखता है अपने पास। और ये पहली बार देखने मिलता है कि सबसे बड़ी विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास ही देखने मिलती है उस समय दिल्ली सल्तनत में। उससे पहले कोई बोल सकता है ऐसा शासक नहीं था जिसके पास इतने बड़ी लेवल पर क्या थी, स्थायी सेना थी। इससे पहले बलबन के पास थी, पर बलबन से बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास देखने मिलती। उसके अलावा ये घोड़े दागने की प्रथा जो होती है कि किस तरीके से घोड़े का पता लगे, तो उसे दागा जाता था, उसमें एक नंबर डाला जाता था। और जो बोल सकते हैं ड्रेस कोड होता है सैनिकों का, यानी कि सैनिकों को हुलिया रखने का जो बोल सकते हैं प्रथा थी, उसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, जो उस समय का सबसे ज़्यादा माना जाता है। लगभग 50% वो कर के तौर पर लेता था। पर जैसे मैंने बताया कि जो किसान होते थे वो भू राजस्व का 50% देना पसंद करते थे अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि जो बीच के जो बोल सकते हैं मीडिएटर थे, बिचौलिए जिन्हें बोला जाता, उनका अंत कौन कर देता है, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और आप देख सकते हैं दीवानी रियासत जैसे या फिर सहनाई मंडी जैसे विभागों की स्थापना कर दी जाती, जो व्यापारियों पर करती थी, कंट्रोल करती थी। अच्छा, इसमें दो कर इंपॉर्टेंट है आपका, एक चराई कर, एक है गड़ी कर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण प्रणाली आती है, जिसका देखने का मिलता है, उसको बोल सकते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली की जो पहली बार देखने मिलती है, बर्नी की किताब है तारीख फिरोजशाही। अब याद रखना, तारीख फिरोजशाही जो है उसका संबंध किससे, फिरोज शाह तुगलक से।
अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की क्या करता है, स्थापना करता है, जो रहता है दीवान मुस्तक-राज। तो मैंने अभी अभी क्या बता दिया आपको कुछ चीज़ें, जैसे खरीद ममालिक, ये सॉरी वरीद ममालिक, ये आपने याद रखना है, गुप्तचर प्रणाली थी। दीवान रियासत, या आपने लिख देना है पेपर में कि क्या था ये, एक बोल सकते हैं नवीन विभाग था जो आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। सहनाए मंडी, जो पेपर में पूछी जा सकती है। घोड़ों को दागने का सैनिकों को हुलिया। और अब आता है दीवान मुस्तक राज, जो भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए बोल सकते हैं नए विभाग की स्थापना की जाती है। ये भी अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, सिकंदर ए सानी, ये अपने आपको दूसरा सिकंदर बोलता था। अच्छा, भूमि की पैदाइश मसाहत कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी, प्रारंभ की थी। बघेला राजपूत राजा कर्णदेव, उनके खिलाफ या 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है। चित्तौड़ का आपने सुना होगा पद्मावती। और एक किताब थी आपकी पद्मावत, ये लिखी है किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, लिख लेना। पद्मावत नाम की किताब लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। और एक मूवी आई थी आपकी इस पे, जिसपे चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती के बारे में, और उनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये भी आप याद रखें। तो कई बार किताब पूछी जाती है, पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। दक्षिण भारत की तरफ जो बोल सकते हैं कि विजय अभियान रहता है, उसे चलाते हैं मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दिनारी कहा जाता है। कहा जाता है कि 1000 दिनार में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। पिक्चर में दिखाया गया है कि इसे गिफ्ट किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो मलिक काफूर चलाते हैं। देवगिरी हो गया आपका जो महाराष्ट्र। होयसल जो था वो मुख्यतः आपका तमिलनाडु की तरफ था, और पांड्य जो सॉरी होयसल जो था आपका केरल कर्नाटक की तरफ था, और पांड्य जो था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देवगिरी तो आपका महाराष्ट्र की तरफ था। होयसल जो आपका था ये केरल की तरफ आपको देखने को मिलता था मेनली साम्राज्य, और पांड्य साम्राज्य आपको देखने को मिलता था तमिलनाडु की तरफ। सबसे बोल सकते हैं दक्षिणतम राज्य था आपका पांड्य। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, काफ़ी बार पेपरों में पूछी जाती है, किसने बनाया। सीरी का किला, ये दिल्ली में, और हजार खंबा महल, इन सब का निर्माण किसने करवाया है, बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपने सारे नोट करने हैं। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है, रत्न कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन चलाता है। सिकंदर सानी की मैंने बताया तो उपाधि धारण करता है, और 5 जनवरी 1316 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कमज़ोर होता है, खासकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। वैसे तो एक चीज़ बताया जाता है कि अलाउद्दीन का कैरेक्टर भी बायसेक्सुअल बताया जाता है, कि बोल सकते हैं लड़की और लड़कों दोनों का शौकीन आदमी था ही, ठीक है ना। पर जिसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में। 1316 में क्या दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी इसे। कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर ही आ जाता था। बर्नी कहता है इसके बारे में, कभी कभी ये नंगा होकर क्या करता था, दरबारियों के बीच में दौड़ता था। खलीफा की इसने उपाधि धारण की थी, और अपने पिता जो कौन रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, उनके कठोर आदेशों को क्या करता था, रद्द कर देता था। मतलब फिर से बिचौलियों को वापस लाता है भू राजस्व प्रणाली में। इसके अलावा अल इमाम उल ईमान खिलाफत उल अल्लाह की उपाधि ये क्या करता है, धारण करता है। उसके बाद अंतिम शासक आता है नसरुद्दीन खुसरव शाह, खुसरो खां बोला जाता है। मुबारक के वजीर खुसरो खां जो आते हैं 15 अप्रैल 1320 को किसकी हत्या कर देता है, मुबारक शाह की हत्या कर देता है, और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता है, और ये अंतिम शासक रहता है खिलजी वंश का। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है, ये अपने थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा, मलिक काफूर का रहता है दक्षिण अभियान, तो वो ज़्यादातर देखने को मिलता है दिल्ली से जो जाता है। तो इस तरफ देखना आप, इस तरफ है आपका होयसल वंश जो दिखा रहा था। देवगिरी यहाँ बीच में महाराष्ट्र की तरफ, और नीचे बिल्कुल साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पांड्या राजवंश देखने को मिलेगा। तो ये था आपका वीडियो। होप कि आपको ये पसंद आया हो। तो मैं बता देता हूँ आपने नोट्स किस तरीके से बनाने। नोट्स ज़्यादा हर चीज़ नहीं लिखनी होती। आप जब मैं नोट्स देख रहा था आपके, तो आपने हर चीज़ लिखी हुई थी। पहली चीज़ तो आप ये चीज़ कुछ नहीं लिखेंगे ज़्यादा चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि इक्ता होता क्या है। इक्ता होता है क्या, तो मैंने बताया भूमियों को इक्ता कहा जाता था सल्तनत काल में। तो पहला नोट ये बनेगा आपका कि भूमियों को इक्ता कहा गया है। जब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इक्ता कहा जाता था किसमें, दिल्ली सल्तनत में भूमियों को इक्ता कहा गया था, और जिनको वो मिलती थी उन्हें इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। बस बात खत्म यहीं पर, इतना ही आपने नोट करना है। उसके बाद जब आप लिखेंगे तो लिखना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कि खिलजी वंश। तो यहाँ से सबसे पहले लिखना है कि भाई आपका जो कौन था संस्थापक था, संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। आपने ये एक चीज़ पकड़नी है। राजधानी इसने किसको बनाया,
किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है। जिसकी स्थापना किसने की थी? सुल्तान कैकुबाद, जो अंतिम शासक था। ये जरूर लिख लेना कि सुल्तान कैकुबाद कौन था? अंतिम शासक था गुलाम वंश का। और उसी को ख़त्म करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी बोल सकते हैं आपका क्या बनता है? शासक बनता है। और जलालुद्दीन खिलजी को उसने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। उसके अलावा जब आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखें तो अलाउद्दीन खिलजी से कड़ा में क्या कर देता? कड़ा एक जगह इलाहाबाद में वो मार देता है, ये आप लिख सकते हैं। फिर आपने जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखना है तो एक चीज़ याद रखना, 1296 में उसका क्या होता है? सुल्तान बनता है। बचपन का नाम लिख लेना, अली गुरशप था। और खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करता है, ये आप लिख सकते हैं। और कौन सी उपाधि धारण करता है, ये आपने याद रखना है। फिर आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। और उनकी किताब लिख लेना, खजाइन उल फुतूह, आप इतना लिख लें काफ़ी है। उसके बाद आपने ध्यान देना है कि गुप्तचर प्रणाली हो गई एक, रक्त और तलवार नीति हो गई। उसके अलावा तुमने ये भी लिख देना है कि बलबन की नीति थी, जो आपका गुलाम वंश का शासक था, लाहौर रक्त नीति, कई बार पेपरों में पूछी जाती है। तो गुप्तचर प्रणाली, जिसको मुमालिक कहा जाता था, उसके लिए एक अधिकारी होता था वरीद मुमालिक। इस विभाग का क्या होता है? बोल सकते थे आपका अध्यक्ष होता था, मुख्य अधिकारी होता था। दीवानी रियासत, आर्थिक मामलों को देखने के लिए तो आप ये नोट कर सकते हैं, पहला कौन था ये आप चीज़ लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं सेनाएं मंडी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का शासक था जो नगद वेतन और स्थायी सेना को बड़े लेवल पर रखता है। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया, ये आपने जरूर लिखना है। ये एकमात्र व्यक्ति है दिल्ली सल्तनत का, जब पूरा जब तक आप पढ़ते हैं ना, पूरा प्राचीन भारत पढ़ते हैं या मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा टैक्स किसी ने लगाया था। तो ये भी आपने नोट करना है। उसके अलावा बोल सकते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली हो गई। दीवान मुस्तक राज, द्वितीय सिकंदर इसे कहा जाता है, सिकंदर सानी इसे कहा जाता है। मलिक कफूर, ये आपने याद करना है। पद्मावत आप लिख लेना, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। कौन कौन से मस्जिद या दरवाज़ों का इसने निर्माण कराया था? जमैत खाना मस्जिद, अल्लाही दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्बा, ये आपने लिख देना है। और ये नोट आप लिख देना, अल्लाही दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि देवी अधिकार के सिद्धांत को ये अपनाता है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। और मृत्यु इसकी कब हो जाती है? 1316। तो इतना ही आपने लिखना है। उसके अलावा आपने ये चीज़ें लिखनी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में कि नग्न पुरुषों का शौकीन था, ये सिर्फ याद करने के लिए होता है, सिर्फ ध्यान में रखने के लिए होता है। कि ऐसा नहीं कि स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाता था या फिर कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच में दौड़ता था, ये लिखने की जरूरत नहीं होती आपको। बस ये लिख देना मुबारक खिलजी ने, लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो बायसेक्सुअल था, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप, ताकि एक हिंट रहे कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था कौन, खलीफा की उपाधि धारण की थी, कौन कौन सी उपाधियाँ धारण करता है, ये जरूर आप लिख लेना। और लास्ट में खुसरव शाह के बारे में लिख लेना कि भाई इसने मुबारक जो था खिलजी, उसकी हत्या कर दी थी और अंतिम शासक यही रहता है। पैगंबरों का सेनापति की उपाधि ये लेता है, खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ये आपने लिखना है। और इस्लाम का शत्रु था। बस इतना ही आपने यहाँ पर चीज़ नोट करनी है। बाकी आपने थोड़ा बहुत ही लिख देना कि जहाँ पर होयसल वंश लिखा हुआ था, कहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ ये देखो, जहाँ पे देवगिरी लिखा हुआ था मैंने बताया, वहाँ पे महाराष्ट्र लिख देना, होयसल केरला की तरफ लिख देना, और पांड्य साम्राज्य तमिलनाडु की तरफ लिख देना। तो यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। अपने नोट्स बेहतर से बनाएं, छोटे बनाएं, शॉर्ट बनाएं। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप यूट्यूब पे इसे क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाए। हम फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इस वीडियो का लिंक क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर भी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।